बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय, परचेज़, प्रोक्योरमेंट। ख़रीदने के लिए ये तीनों जो टर्म्स हैं वो यूज़ होती हैं। जब भी हम कुछ ख़रीदते हैं तो हम उसको कभी बाय कहते हैं, कभी परचेज़ कहते हैं, कभी प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो तीन डिफरेंट लफ्ज़ क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? और मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें मुझे ऐसे लगा जैसे डेफिनेशन पढ़ के सुनाई जा रही है। तो डेफिनेशन बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल हैं, गूगल पे अवेलेबल हैं। आप किसी भी जगह जाके अगर लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन बाय एंड परचेज, डिफरेंस बिटवीन बाय, परचेज एंड प्रोक्योरमेंट, तो आपको एक लंबी लिस्ट दोनों डिफरेंस की नज़र आ जाएगी। लेकिन मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ ताकि वो लोग जो न्यू कमर हैं या अभी आना चाहते हैं परचेज प्रोक्योरमेंट काम के लिए, तो उनको समझ आ जाए। देखें, किसी भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में तीन स्टेजेस होती हैं काम करने वालों की। उनमें नंबर 1 तो जूनियर लेवल का स्टाफ होता है जिनको परचेज़र कहा जाता है। नंबर 2 मिडल मैनेजमेंट में कुछ लोग होते हैं जो कि डे टू डे एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, जितना भी एक दिन में काम होता है वो सब वहाँ पे बैठे कर रहे होते हैं। और नंबर 3 टॉप मैनेजमेंट होती है जिसमें एक HOD जो कि इंचार्ज होगा और उसके नीचे 1, 2, 3 या हो सकता है कोई भी ना हो, उसको असिस्ट करने के लिए लोग हो सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़े साइज़ की है या छोटी है। छोटी होगी तो सिर्फ एक HOD होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो इंचार्ज होगा। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो HOD के नीचे कुछ लोग हो सकते हैं जो कि मैनेजर हो सकते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है, और जो HOD है वो डायरेक्टर लेवल की जो डेजिग्नेशन पे हो सकता है। अब ये जो टॉप मैनेजमेंट है कुछ काम ये कर रही होती है, जो मिडिल मैनेजमेंट है कुछ काम वो कर रही होती है, और जो जूनियर लेवल पे कुछ लोग होते हैं कुछ काम वो कर रहे होते हैं। तो अब ये जो तीनों काम तीन डिफरेंट स्टेजेस के लोग कर रहे होते हैं वो सिमिलरली बाय, परचेज़ और प्रोक्योर कर रहे होते हैं। यानी जो जूनियर लेवल के लोग होते हैं वो परचेज़र होते हैं। उनका काम ही ये होता है कि वो डेली सुबह जितनी रिक्विजिशन डिपार्टमेंट उनको अलाउ करता है कि भी आप ये चीज़ रिक्विजिशन ले जाएं और ये चीज़ें बाज़ार से ले आएँ, तो वो डेली मार्केट में जाते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्विजिशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड, जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं उन चीज़ों को मार्केट से जाके एक एक दो दो पीस जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उठाते हैं, पे करते हैं और ले आते हैं। इसको कहते हैं बाय करना। यानी आप काउंटर पे गए, आपने चीज़ उठाई और उसको पेमेंट कर दी, तो ये आपने बाय कर लिया। कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई हील हुज्जत नहीं है, बस आपने चीज़ को उठाया, पे कर दिया। जैसे मैं अगर मुझे डबल रोटी चाहिए तो मैं सुबह जाऊंगा, मैं पहले नेगोशिएशन नहीं करूंगा, ना ये पूछूंगा कि भाई इस डबल रोटी की क्या प्राइस है, कितनी है। ये स्टैंडर्ड आइटम है, ये नॉमिनल प्राइस की एक आम आइटम है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो आम अवेलेबल होती हैं उसकी प्राइस नॉर्मल सी, नॉमिनल सी प्राइस होती है। यानी थोड़ी प्राइस वाली चीज़ें और आम अवेलेबल चीज़ें, इनको कैश परचेज़ में डाल दिया जाता है। या ऐसी चीज़ें जो कभी कभार आती हैं जिनके लिए आप वेंडर नहीं रखते, तो उनको भी कैश परचेज़ में डाल दिया जाता है। अब हर कंपनी का एक सिस्टम होता है, एक मैनुअल होता है जिसमें लिखा होता है कि आप इतनी अमाउंट तक की चीज़ों को कैश परचेज़ कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के मैनुअल में हो सकता है लिखा हो कि 20,000 तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कैश परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको परचेज़ या प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं। प्रोसेस क्या है कि ना तो आपने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करनी है, आपने कहीं से कोई प्राइसेस को, कोटेशन को कॉल नहीं करना, ना आपने कंपैरिजन बनाना है, ना आपने PO इशू करना है, ना आपने गुड्स स्टोर में भिजवा के GRN लेनी है, ना आपने उसकी पेमेंट करवानी है चेक के थ्रू। आपने सिंपली रिक्विजिशन आपको दे दी गई है कि भाई इसको कैश परचेज़ कर लो। आपने परचेज़र को देनी है कि जाओ यार इसको बाज़ार से ख़रीद लो। वो जाएगा मार्केट से चीज़ उठाएगा, कैश पे करेगा और वापस आ जाएगा। ये बाय हो रहा है कि आपने बाय कर लिया। तो अब इसका फ़ायदा ये है कि आपका वो सारा टाइम बच गया, आपकी वो जो हैज़ल थी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर बच गया, एनर्जी बच गई, कंप्यूटर पे काम करना बच गया, इलेक्ट्रिसिटी सेव हो गई।
सब लोगों का टाइम जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो कोटेशन कॉल कर रहा है, कंपैरिजन बना रहा है, फिर पीओ इशू कर रहा है, फिर उसकी सप्लाई स्टोर में जाती है तो वहाँ से जीआरएन इशू होती है, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करके अकाउंट्स को भिजवाए जाते हैं कि जी इसकी पेमेंट कर दें, फिर उसका चेक बनता है, फिर वो बैंक में जाता है, उसकी वो क्लियरिंग वगैरह का प्रोसेस होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो है जब आप कैश परचेज़ कर लेते हैं, जिसको बाय कहा जाता है कि बाय करना, जब आप बाय करते हैं तो वो कैश पे होती है और वो सारा प्रोसेस जो है एलिमिनेट हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो आपने वो सारा प्रोसेस बचा लिया। अब सोचें कि अगर आपके पास 200 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 की 100 आइटम आती हैं, तो आप 100 आइटम के लिए प्रोक्योरमेंट के उस प्रोसेस को के कोटेशन निकाल कर रहे हैं, कंपैरिजन बना रहे हैं, फिर सप्लाई ले रहे हैं, पीओ दे रहे हैं, जीआरएन आ रही है, फिर उसकी पेमेंटें, हर एक एक ट्रांजैक्शन की एक एक पेमेंट, फिर एक एक चेक बनता है। तो ये सब ख़त्म। आपने आज के दिन में जितनी बाइंग की है, जितनी कैश परचेज़ की है, वो सब के बिल लगा के एक ही वोचर लगाना है। अगर उसमें 100 बिल लगे हुए हैं, 200 300 के, तो उनके ऊपर एक ही वोचर लगेगा, एक ही उसकी एंट्री होगी कंप्यूटर में, एक ही उसका जो अमाउंट होगी वो आप ड्रा कर लेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट में से। हर कंपनी में कंपनी एक इम्प्रेस्ड मनी इशू करती है प्रोक्योरमेंट वालों को कि भी ये कैश आप अपने पास रख लें। से कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को 2 लाख उन्होंने दे दिया कंपनी ने कि 2 लाख आप अपने पास रखें, आपकी जितनी भी कैश परचेजेज हैं वो इससे करते रहें, और जैसे ही 2 लाख ख़त्म हो आप उनके वोचर अकाउंट में सबमिट करें और 2 लाख दोबारा रिसीव कर लें। या जितने कैश परचेज़ होती है डेली के डेली आप उतने वोचर हमें भिजवा दें और उतना कैश ले लें। तो अगर आज के दिन में 2 लाख कैश पड़ा है लेकिन परचेज़ हुई है, कैश परचेज़ हुई है 70,000 की, तो 70,000 के वोचर जितने भी बिल होंगे वो एक ही वोचर के साथ लगेंगे और अकाउंट्स को चले जाएंगे। अकाउंट्स वाले उसकी एक ही एंट्री करेंगे कैश परचेज़ की और 70,000 प्रोक्योरमेंट वालों को दे देंगे। अब प्रोक्योरमेंट का फिर 2 लाख रुपया पूरा हो गया। अब नेक्स्ट डे वो फिर कुछ कैश परचेज करेंगे, वो जितनी अमाउंट होगी वो तीसरे दिन उसको भी ड्रा कर लेंगे और वोचर अकाउंट्स को दे देंगे। तो इस तरह से अगर परचेज़र डेली 10 20 30 एंट्रीज़ करता है, डिफरेंट चीज़ें परचेज़ करता है कैश के ऊपर, तो वो बाय कर रहा है और उसकी एक ही एंट्री होगी कि आज के दिन में इतने हज़ार की या इतने लाख की कैश परचेजेज हुई हैं जिनके सारे बिल एक ही वोचर के साथ लग के एक ही एंट्री में क्लियर हो जाएंगे। तो कैश परचेजेज इसीलिए की जाती हैं कि आपका टाइम बचे, आपका प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाए और किसी किस्म की वेस्टेज ना हो। और ये जो कैश परचेजेज हो रही है इसको हम कहेंगे बाय करना, यानी बाय कि आपने चीज़ को उठाया, पे किया और आ गए। अब यहाँ पे कोई नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये चीज़ें एक तो कॉमनली अवेलेबल होती हैं। जो भी चीज़ें कॉमनली अवेलेबल होती हैं कि इस दुकान में भी पड़ी हैं, अगली पे भी पड़ी हैं, अगली पे भी पड़ी हैं, तो उनकी प्राइसेस नॉर्मल स्टेज पे होती हैं। कोई भी बंदा अगर आपको शुगर चाहिए 10 किलो 2 किलो, तो आप 3-4 दुकानें अगर लाइन में हैं तो आप जिससे भी पूछेंगे एक ही रेट पे वो देगा। या कुछ साबुन चाहिए तो वो एक ही रेट पे मिल जाएगा, या कुछ और भी चीज़ें चाहिए तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये तो आम अवेलेबल चीज़ें हैं, तो उनकी प्राइसेस भी नॉर्मल स्टेज पे एक ही फेयर प्राइसेस अवेलेबल होती हैं। आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ज़्यादा दुकानों पे जाऊं या ज़्यादा नेगोशिएशन करूं। आप जिस भी फर्स्ट जो अवेलेबल शॉप होती है वहाँ पे जाते हैं, चीज़ उठाते हैं और पे करके वापस आ जाते हैं। और ये सब लोग डेली रूटीन में यही कुछ कर रहे होते हैं, यानी बाइंग कर रहे होते हैं कि वो जाते हैं और चीज़ लेते हैं और पे करके वापस आ जाते हैं। कभी किसी ने ना तो सोर्सिंग किया कि जी मैं इस दुकान के अलावा दूसरी को भी देख लूँ, तीसरी को भी देख लूँ। और ये बात हो रही है जो कॉमनली अवेलेबल चीज़ें हैं, लो प्राइस चीज़ें हैं और अवेलेबल हैं हर जगह पे, उनके लिए। तो उनके लिए आप यही प्रोसेस करते हैं। अब देखते हैं कि परचेजेस क्या होते हैं। परचेजेस वो होती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा प्रोसेस करना पड़े, नेगोशिएशन करनी पड़े, चीज़ों की क्वालिटी को चेक करना पड़े। अब ये लो प्राइस से थोड़ी सी आगे होती हैं, इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है और इनके लिए आपको कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है कि जैसे आपने सोर्सिंग कर ली कि यार मैं 2-4 डिफरेंट दुकानों को देख लूँ
कि हो सकता है नेक्स्ट दुकान पे इससे अच्छी क्वालिटी मिल जाए या नेक्स्ट शॉप के ऊपर इससे बेहतर प्राइस मिल जाए। तो अब ये जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है, वो आप मार्केट में नहीं जाते, वो फिर आप अपनी टेबल पे बैठते हैं, आप उनके वेंडर को कॉल करते हैं या वेंडर को सोर्स करते हैं, फिर उन वेंडर को रजिस्टर करते हैं, फिर उन वेंडर से आप कहते हैं कि भाई आप हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को मैच करके हमें अपनी चीज़ों का सैंपल प्रोवाइड कर दो। अगर वो अप्रूव होता है तो हम आपको पीओ दे देंगे और आपको इतने टाइम के बाद पेमेंट होगी। तो अब ये जो नेगोशिएशन भी इसमें हो रही है, इसमें सोर्सिंग भी हो रही है, इसमें पेमेंट भी क्रेडिट के टर्म पे जा रही है, आप कैश पे नहीं कर रहे, चेक के थ्रू पेमेंट होगी और इतने दिन के बाद होगी। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं आपकी बाइंग में, प्रोक्योरमेंट में, परचेजेस में, ये परचेजेस कहलाती हैं कि आप एक बाइंग का प्रोसेस कर रहे हैं। आप बाइंग नहीं कर रहे कि सिंपली आपने चीज़ उठाई और कैश पे कर दिया, आप उस बाइंग को प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं कि उसमें आप डिफरेंट चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अब जब डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे, तो इसको परचेज़ कहा जाता है। और परचेज़ प्रोक्योरमेंट का एक पार्ट है। यानी प्रोक्योरमेंट क्या है, ये वो लोग कर रहे होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे होते हैं, उसमें एचओडी हो सकता है या एचओडी को असिस्ट करने के लिए एक दो लोग भी हो सकते हैं। अब वो जो लोग हैं, वो जितनी परचेजेस हो रही होती हैं और जितनी बाइंग हो रही होती है, वो उसमें अपनी इनपुट डालते हैं, वो उसमें क्वालिटी सोर्स करते हैं, वो उसमें कुछ प्राइस नेगोशिएशन के ट्रिक्स यूज़ करते हैं, वो उसमें कुछ एडिशनल ऐसे बेनिफिट देखते हैं जो वो अचीव कर सकते हैं, जो नॉर्मली परचेज़र और परचेज़ करने वाले जो मिडल और जूनियर स्टाफ में जो लोग होते हैं वो नहीं कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक परचेज़र को एक डिमांड आई कि जी हमें एक तरपाल चाहिए, तो परचेज़र जाएगा और कैश के ऊपर उसको प्रोक्योर कर लेगा। वो तरपाल चली गई, फैक्ट्री में चली गई और जिसकी ज़रूरत थी वहाँ पे यूज़ हो गई। नेक्स्ट डे एक और डिमांड आती है कि हमें ये जो तरपाल आई थी, इस तरह की 100 तरपाल चाहिए। तो अब वो जो 100 तरपाल आई हैं, वो परचेज़र के पास नहीं जाएगी। वो ये नहीं कर सकता कि सर ये तो मैं कल ही एक लेके आऊँ, तो आप मुझे भिजवाएं, मैं अभी ले आता हूँ। अब वो जो 100 तरपाल चाहिए, वो 100 तरपाल ख़रीदने के लिए एचओडी जो है उस रिक्विजिशन को अपने पास होल्ड कर लेगा। वो कहेगा कि भाई इसको आप मेरे पास रहने दो, मैं इसके ऊपर कुछ देखता हूँ क्या हो सकता है। अब ये जो 100 क्वांटिटी है तरपाल की, ये कैश नहीं परचेज होगी, इसके लिए प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के लिए फिर उसके वेंडर सोर्स किए जाएंगे। अगर ऑलरेडी अवेलेबल वेंडर है तो उनसे कोटेशन दी जाएंगी, फिर उनका कंपैरिजन होगा, जिसकी प्राइस लोएस्ट होगी या जिससे आप नेगोशिएट करना चाहेंगे प्राइस, उससे करके उसको एक लोअर स्टेज पे जहाँ पे आप समझते हैं कि ये मार्केट कंपेटिबल एक फेयर प्राइस है, तो वहाँ पे आप उसको ऑर्डर देंगे, फिर उसकी पेमेंट जो है वो क्रेडिट के ऊपर होगी। तो अगर तो एक पीस लेना था तो वो बाई हुआ, अगर उसके ज़्यादा पीस लेने थे तो वही सेम आइटम जो लो प्राइस है, कॉमनली अवेलेबल है, फिर वो बाय नहीं हुई, फिर वो परचेज़ हुई। और इसी तरह से अगर और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है कि आप सोचते हैं कि यार ये तो प्रॉफिटेबल आइटम है, क्यों ना हम इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो ये तो मार्केट में काफ़ी सस्ती मिल रही है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, जो जैसे बैम्बू फर्नीचर है, अगर आप एक्सपोर्ट करें तो बहुत प्रॉफिटेबल है। जैसे टीराकोटा आइटम्स हैं जो कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसको एक्सपोर्ट करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि कंपनी समझती है कि यार हमें एक ऐसा अपना एक साइड पे एक और बिज़नेस ऐड करना चाहिए जिसमें हम तरपालें ख़रीदें मार्केट से और उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। अब ये एक बड़ा बिज़नेस है, अब ना ये बाय होगा ना परचेज़ होगा, अब ये प्रोक्योरमेंट होगी इसकी। इसमें आप सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि अब आपको 1 टाइम 2 टाइम उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, ये नहीं कि आपने 100 या 200 लेनी है। अब आपने रेगुलरली वो तरपाल मंथली, वीकली या जो भी आपके एक्सपोर्ट की ऑर्डर की स्ट्रेटजी होगी कि हमने इतने अरसे में इतने ऑर्डर सप्लाई करने हैं, तो अब आपने उस ऑर्डर के हिसाब से पीछे जो सप्लायर हैं उनसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। अब आपको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब ये कौन करेगा? ना परचेज़र करेगा,
ना वो जो मिडल मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं वो करेंगे। अब ये जो टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं, ये उनका दर्द है सारा है। अब वो सोचेंगे कि यार इसको रिक्विजिशन को साइड पे रखो। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट में कितने जो बड़े प्लेयर हैं वो कितने लोग हैं, उनमें से कौन से किन के साथ हम आगे चल सकते हैं, किन को हमने ऑर्डर करना है या किन से रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना है, किन की। तो ये सारी स्ट्रेटजीज अब टॉप मैनेजमेंट बनाएगी और उस सप्लाई को इंश्योर करने के लिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और ये जो सप्लाई का प्रोसेस है ये स्मूथ रहे और हमारे ऑर्डर आगे एक्सपोर्ट होते रहे। तो अब टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी। तो इसको हम कहेंगे प्रोक्योरमेंट, जिसमें के रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐड होती है, जिसमें स्ट्रेटजीज आती है, प्लानिंग्स आती हैं। तो इस तरह से जो भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जो 3 काम हो रहे होंगे, बाय हो रहा है, परचेज हो रहा है, प्रोक्योर हो रहा है, तो ये वो लोग कर रहे होते हैं जो कि जूनियर लेवल पे होते हैं, जूनियर मैनेजमेंट में, फिर मिडिल मैनेजमेंट में, फिर टॉप मैनेजमेंट में। बाय जूनियर मैनेजमेंट में जो परचेज़र होते हैं वो कर रहे होते हैं परचेजेस। मिडिल मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं जो एग्जीक्यूशन में होते हैं, जो डे टू डे वर्क में लगे होते हैं वो कर रहे होते हैं। और प्रोक्योरमेंट जो कि वैल्यू एडिशन का नाम है, जिसमें आप कुछ बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी अचीव कर रहे होते हैं, जिसमें आप रिलेशनशिप में होते हैं अपने सप्लायर के साथ, वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है और उसको हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो इस तरह से बाय, परचेज और प्रोक्योरमेंट। अगर तो आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना है सप्लायर के साथ तो फिर वो प्रोक्योरमेंट होगी। अगर आप रूटीन की जो आपकी जनरल आइटम है और डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि वो प्रोक्योरमेंट जो यहाँ पे एक दफ़ा फाइनलाइज हो गई, रिलेशनशिप आपके बिल्ड हो गए, आपकी स्ट्रेटजीज वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई, तो फिर ये वाली प्रोक्योरमेंट शिफ्ट हो जाएगी परचेज़ जो जूनियर स्टाफ है उसकी तरफ, क्योंकि अब ये रूटीन की परचेजेस होगी। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाएगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो उस वक्त जो वर्किंग होगी वो ये लोग नहीं करेंगे, ना ये लोग करेंगे। उस वक्त टॉप मैनेजमेंट इसको खुद लुक आफ्टर करेगी। लेकिन जब टॉप मैनेजमेंट इसको फुली हैंडल करके, इसको स्मूथ करके रन कर देगी, तो फिर वो इस प्रोजेक्ट को जो चूँकि ये रूटीन में आ जाएगा, वो प्रोक्योरमेंट जिसके लिए उन्होंने सारी स्ट्रेटजीज बना के इम्प्लीमेंट कर दी, अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, तो फिर वो इस प्रोक्योरमेंट को परचेज डिपार्टमेंट की तरफ, यानी कि जो जूनियर मिडिल लेवल का स्टाफ है मिडिल मैनेजमेंट में, उनकी तरफ फॉरवर्ड कर देंगे और वो रूटीन में जो इसकी परचेजेस को कंटिन्यू करेंगे। और ये वाला डिपार्टमेंट जो प्रोक्योरमेंट के टॉप मैनेजमेंट पर जो लोग बैठे हैं वो फिर नेक्स्ट किसी और चीज़ को पकड़ेंगे, या अगर नेक्स्ट में कोई और चीज़ नहीं है तो जो यहाँ पे हो रहा है वो इसको लुक आफ्टर करेंगे कि हम इनमें से जो काम हो रहे हैं इनको और कैसे बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से बाय, परचेज और प्रोक्योरमेंट। बाय में वो आइटम्स आएंगी जो कि लो प्राइस हैं और कॉमनली अवेलेबल हैं और जिनको आप कैश परचेज कर सकते हैं। परचेज में वो आइटम आएंगे जो आपकी जनरल आइटम है, रूटीन में है, जिनके लिए आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है और आपने जस्ट ऑर्डर करना है और सप्लाई को फॉलो करना है, तो वो परचेज में आएंगे। और प्रोक्योरमेंट में वो न्यू प्रोजेक्ट आएंगे जहाँ पे वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, जहाँ पे बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी को एवेलुएट करने की ज़रूरत है, वो प्रोक्योरमेंट में आएंगे। और प्रोक्योरमेंट को टॉप मैनेजमेंट देख रही होती है और परचेजेस को मिडल मैनेजमेंट और बाय को जूनियर मैनेजमेंट देख रही होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।